तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर को डिटेल्ड में एग्जाम के लिए जितना हमें चाहिए, हमारे दिमाग में जितना होना चाहिए, वो सारी बातें आपको बताता हूं। अगर इन बातों को दिमाग में रख लोगे तो पेपर में धूम मचा के आओगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला टॉपिक होता है भाई सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन बोलेंगे किसे? व्हाट इज सॉल्यूशन? किसको सॉल्यूशन कहते हैं? तो देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से अधिक के मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को। सर होमोजीनियस से क्या मतलब है? जैसे चीनी और पानी, तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, हमारे पास एक टर्म होता है बाइनरी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट। अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। दो कंपोनेंट से क्या मतलब है सर आपका? जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैंने चीनी लिया और पानी लिया, तो दो चीजें हैं, इसलिए उसको बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखिए, टू कंपोनेंट्स में एक का नाम हुआ करेगा सॉल्यूट और दूसरे का नाम हम रखा करेंगे सॉल्वेंट। दोस्तों, तो प्लीज आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने बात कर लिया कि दो कंपोनेंट में एक का नाम होगा सॉल्यूट और एक का नाम होगा सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट किसे कहेंगे सर? तो समझ लीजिए, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो हिस्सा प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, जो कम अमाउंट में हो उसको सॉल्यूट कहते हैं। और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हिस्सा प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे चीनी एक सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है, क्योंकि चीनी हम कम लेते हैं और पानी हम ज्यादा लेते हैं। तो इस स्लाइड को आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड होता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स, कि कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, किसी सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। देखिए, कंसंट्रेशन से हमारा पहला मतलब है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकलते हैं? अगर आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो आपको ऊपर लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में 100 करना है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो मैंने कहा मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो मेरा चीनी है, चीनी मेरा 10 ग्राम है, और जो मेरा पानी है, पानी मान लो वाटर, मेरा इसमें जो वाटर है, वाटर है 120 ग्राम। अब मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मुझे अब सॉल्यूट का मास ऊपर रखना है, सॉल्यूट मतलब चीनी, चीनी का मास ऊपर रखना है 10 ग्राम, और नीचे रखना है मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब पूरे का मास, यानी कि 10 और 120 यानी 130 नीचे रखना है पूरे सॉल्यूशन का, इनटू में 100 करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इससे आपका निकल जाएगा मास परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों, वैसे हमारा होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्टकट्स में हम पीपीएम भी कहते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? आपको जिसका भी निकालना है, मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर लिखना है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ए और बी से मिलकर एक सॉल्यूशन बना है। ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, इससे मिलकर एक सॉल्यूशन बना है, और मुझसे बोला है पार्ट्स पर मिलियन निकालो, पीपीएम निकालो। मान लो मुझे बोला ए के लिए निकालो, तो मुझे मास ऑफ कंपोनेंट ए का मास ऊपर लिखना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल मास नीचे लिखना पड़ेगा, इनटू में 10 की पावर 6। जैसे हमने ऊपर किया कि सॉल्यूट का मास ऊपर, टोटल नीचे, वैसे सेम मास ऑफ कंपोनेंट ए जिसका निकालना है ऊपर, टोटल नीचे लिखना है, इनटू में 10 की पावर 6। आप प्लीज इसे नोट कीजिए या इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, फटाफट हम बात करने जा रहे हैं अगला, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब दोस्तों, मोलैरिटी के लिए सिंबल कैपिटल एम लिया गया है, और फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपका वॉल्यूम लीटर में नहीं है, अगर आपका वॉल्यूम एमएल में दे रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, और यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्यों? अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलैरिटी डिक्रीज होता है। अब मेरे मित्रों, यहां पर यूनिट इसकी होती है मोल्स पर लीटर। इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है मोल्स पर लीटर। तो इन बातों का ध्यान देंगे। अब फटाफट हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला स्लाइड है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए सिंबल स्मॉल एम लिया गया है, आप ध्यान रखना, स्मॉल एम। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। कि हमारे पास 1 किलो का सॉल्वेंट है, और 1 किलो के सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का या चीनी का। चीनी को अगर हम सॉल्यूट बोले तो कितना सॉल्यूट है 1 किलो में, उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी के लिए स्मॉल एम सिंबल है, और लिखा जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आपका मास केजी में नहीं दे रखा है, अगर ग्राम में मास दिया हुआ है, देखो दोस्तों, अगर मास आपका ग्राम में है तो आपको यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट क्या होगी? मोल्स पर केजी इसकी यूनिट होती है। आप प्लीज इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट धूम मचा देंगे। इसे देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पीछे मोलैरिटी देख लिया। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। दोस्तों, यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक सेकंड लगेगा मुझे समझाने में। कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए के मोल्स को हम Na बोल रहे हैं,
Na का मतलब है मोल्स ऑफ A, और B के मोल्स को हम मोल्स ऑफ B कह रहे हैं, और A और B से मिलकर ये सॉल्यूशन बना हुआ है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो उसको मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है X, तो मैं लिखूंगा Xi A या XA बोल दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकालते हैं? A के मोल्स को ऊपर रखना है और टोटल मोल्स को नीचे रखना है। टोटल्स मतलब A और B को ऐड करके A प्लस B। वैसे आप चाहे तो B के मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, मतलब नीचे टोटल और जिसका निकालना है ऊपर। और ध्यान रखना, जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A को और मोल फ्रैक्शन ऑफ B को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमेशा 1 होता है। आप इसे देखिए, फिर हम फटाफट आगे अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला स्लाइड हमारा सॉल्युबिलिटी को लेके है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? तो आपको मैं समझा दूं, यहां पर एक चीज मिसिंग है, उसको मैं ठीक कर दूं। पर्टिकुलर, देखिए यहां पर लिखा है सॉल्युबिलिटी, तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a specific amount of solvent at a particular या given temperature। पर्टिकुलर या फिर given temperature क्या मतलब है समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि आपके कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, और आपने जो पानी लिया है, पानी वाटर, आपने 1 किलो पानी लिया है। मान लीजिए आपने 1 किलो पानी लिया, यानी अब 1 किलो पानी में आप देख रहे हैं कितना चीनी घुल सकता है, कितना चीनी घुल सकता है, कितना चीनी डिसॉल्व हो सकता है। तो पढ़िए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी 1 किलो लिया हमने जानबूझ के, स्पेसिफिक मतलब फिक्स अमाउंट, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्वेंट को बढ़ा नहीं सकते, तो फिक्स टेम्परेचर फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर या गिवन टेम्परेचर, आफ्टर दैट सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। उसके बाद सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए। सैचुरेट होने का मतलब है कि भैया अब और नहीं डाल पाओगे आप, बिल्कुल सैचुरेट हो गया, सेट हो गया, ठीक है। यानी कितना हम ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं, कितना चीनी हम पानी में डिसॉल्व कर पाएंगे। अगर पानी को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ना टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, यानी फिक्स टेम्परेचर और फिक्स पानी के अमाउंट में कितना चीनी घोल पा रहे हैं, वही सॉल्युबिलिटी होती है। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है? सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? सैचुरेट हो गया, अब उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है तो उसमें हम कुछ भी डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब प्लीज इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसे देखिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बातें करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा सॉल्युबिलिटी होता है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आमतौर पर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मान लो चीनी है और पानी है, आप गर्म करोगे तो चीनी ज्यादा उसमें घुलेगा, तो ये बात हमें पता है। लेकिन कुछ खास बात आपको ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक से क्या मतलब है कि मान लीजिए A प्लस B को आपने मिलाया और आपको C मिला और साथ में आपको हीट मिला, तो हीट जब बाहर निकलता है उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो। समझ में ध्यान आया? फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि अगर आप A प्लस B आपको हीट देना पड़ रहा है तब जाके C बन रहा है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा? इन एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। लेकिन रोजमर्रा मतलब डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीजें घुलती हैं, लेकिन साइंस कहता है कि डिपेंड करता है कि प्रोसेस क्या है। तो आमतौर पर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन डिक्रीज भी हो सकती है अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो। फटाफट इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो दोस्तों, सॉल्युबिलिटी की बातें कर रहे थे तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हेनरी लॉ पे। अब हेनरी लॉ की बात करेंगे। एक बार मैं माइक चेक कर लूं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, हेनरी लॉ क्या कहता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर लिक्विड है, लिक्विड पानी है, पानी, और ऊपर गैस के मॉलिक्यूल है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर अगर ज्यादा होगा, समझिएगा, अगर गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा होगा तो धक्का मुक्की लग के ये लिक्विड में जाके सॉल्युबल हो जाएंगे। लिक्विड में जाके क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है देखिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। समझिए, वेपर फेज में कितना पार्शियल प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मतलब जितना ज्यादा यहां प्रेशर होगा उतना ही लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब है पार्टिकल्स लिक्विड में आएंगे। अगर ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा तो ज्यादा लिक्विड आएंगे अंदर। तो यही लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ज्यादा प्रेशर ज्यादा मोल फ्रैक्शन in the solution, है ना। तो partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। gas in the solution, ज्यादा प्रेशर गैस इन द सॉल्यूशन। तो ऐसे लिखते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहां पर मोल फ्रैक्शन है ये, और बी का मतलब यहां पर गैस है, तो यहां पर बी का मतलब हमारा सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट यहां पर हमारा गैस है, गैस हमारा सॉल्यूट है। तो दोस्तों यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, ये मोल फ्रैक्शन यहां पर कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब है हेनरी कांस्टेंट, और एक्सबी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दोस्तों ध्यान रखना, केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच भी बढ़ेगा, और KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर हमारा KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हम कहीं पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ जाएगा, और KH अगर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी।
क्या मतलब है? मान लीजिए कि नदी के पानी में ऑक्सीजन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास मान लीजिए ये नदी है और नदी के पानी में ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा KH बढ़ जाएगा और KH बढ़ने से सॉलिबिलिटी घट जाएगी। यानी नदी के अंदर देखो टेम्परेचर बढ़ने से KH बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी घटेगा, यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा, तो मछली तरप तरप के मर जाएगी। तो एक्वेटिक स्पीसीज इज नॉट कंफर्टेबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में मछलियां मर जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही बाहर निकल जाता है। तो ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ने से KH बढ़ेगा, KH बढ़ने से सॉलिबिलिटी घटेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमारा हेनरी लॉ है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने हेनरीज लॉ को जाना, अब हम जानेंगे रॉल्स लॉ। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या कहते हैं समझिएगा, कहते हैं फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब है जो भाप बन सके। द पार्शियल प्रेशर, देखिए समझिएगा, अगर यहां पर एक लिक्विड है जिसका भाप बन सकता है, जिसका भाप बन सकता है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर। तो प्रेशर को यहां पर हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है ना, प्रेशर ही मानो आप। तो कह रहा है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब जो इसका भाप बनेगा उसका प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का मतलब क्या है, मान लो इसके अंदर एक ए नाम का लिक्विड है और एक बी नाम का लिक्विड है, तो ए का भी एक वेपर होगा, ए का भी वेपर होगा, बी का भी वेपर होगा। तो कह रहा है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ए का प्रेशर भी और बी का प्रेशर भी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या मतलब है, मान लो मैं कहता हूं कि ए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमारा रॉल्स लॉ है वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए जिनका भाप बन सकता है। और दोस्तों यहां पर कांस्टेंट आएगा तो हो जाएगा PA इज इक्वल टू PA नॉट एक्स ए, PB इज इक्वल टू PB नॉट एक्स बी। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर यह कांस्टेंट है, जहां पर PA नॉट और PB नॉट का मतलब होता है प्योर प्रेशर ऑफ ए एंड प्योर प्रेशर ऑफ बी। मतलब ए का अपना खुद का प्योर प्रेशर जब ए अकेला था, और PB नॉट का मतलब क्या होगा, जब बी अकेला है तो उसका प्योर प्रेशर कितना है। यानी कि PA नॉट और PB नॉट क्या होते हैं बता दूं मैं आपको एक बार। PA नॉट और PB नॉट ये होते हैं प्योर लिक्विड्स के प्रेशर, प्योर, जब ए अपना प्योर है और बी अपना प्योर है। तो PA मतलब प्रेशर ऑफ ए, PA नॉट एक्स ए, प्रेशर ऑफ बी PB नॉट एक्स बी। अब मित्रों यहां पर 1 लिया गया है, तो P1 PA नॉट x1, P2 नॉट x2। अब टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। आप बोलोगे सर ये तो एक अजीब सा फॉर्मूला है। भैया अजीब सा फॉर्मूला नहीं है, हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। उसी कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद ये फॉर्मूला निकला है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको ये समझ नहीं आ रहा आप सिंपल याद कर लो, P टोटल इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल आ जाएगा, तो P1 x1 प्लस P2 x2, बस बात खत्म। P1 x1 प्लस P2 x2, बात खत्म। ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है आपका। अब फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा रॉल्स लॉ, अब हम आगे बात करते हैं रॉल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्या मतलब है, देखिए अगर हम हेनरी लॉ की बात करते हैं तो ये था फॉर्मूला उसका, अगर हम रॉल्स लॉ की बात करें तो ये है फॉर्मूला। दोनों में क्या फर्क है, एक जगह पर है हेनरी कांस्टेंट तो एक जगह पर है प्योर लिक्विड का प्रेशर। यानी द ओनली डिफरेंस इन टू एक्सप्रेशन इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इन दोनों का ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आगे दोस्तों हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होता है आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो एक और छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आप खुद भी समझ सकते हो इस बात को। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरा जो सॉल्यूट है, मतलब जो मेरा दूसरा वाला बंदा है, दूसरा जो पार्टिकल है वो नॉन वोलेटाइल है, ये तो खुद भी कर सकते थे, फिर भी अगर ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब क्या है, ये वाला बंदा प्रेशर नहीं लगा सकता तो ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, बस बात खत्म। ये चीज जीरो हो गई, इसका मतलब क्या है कि ये वाला चीज जीरो है, बी वाला चीज जीरो है, क्योंकि P2 का मतलब बी तो है, यानी कि हमारा ये वाला चीज जीरो हो जाएगा। तो ये बहुत लॉजिकल बात है, यानी कि जब रॉल्स लॉ की बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए तो आपको P2 वाला नहीं लेना है, या फिर सिर्फ PA लोगे, PB नहीं लोगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट अपने काम के बात पे लौटते हैं दोबारा। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि भाई आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से कि भाई अ सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज रॉल्स लॉ, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करे। रॉल्ट लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है कि भैया P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, यही तो पढ़ा है रॉल्स लॉ। तो सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज रॉल्स लॉ वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। दूसरा कि जब हम दो चीजों को मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम दो चीजें मिलाते हैं। मान लीजिए हमने B के पार्टिकल्स मिलाए हैं तो बहुत सारे B के पार्टिकल्स होंगे, जैसे चीनी है तो चीनी के बहुत सारे पार्टिकल है, फिर पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये मान लो पानी है तो ये पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स है, समझे मेरी बात को। तो B और B यानी चीनी के बीच में कुछ फोर्स होगा, वैसे पानी के बीच में कुछ फोर्स होगा, और इनको हम मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे तो होता क्या समझिएगा कि चीनी के पार्टिकल्स का अपना फोर्स होगा, पानी के पार्टिकल्स का अपना फोर्स होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा वैसे ही तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ AA यानी जो पानी के बीच के पार्टिकल्स है और बराबर होगा इंटरेक्शन ऑफ BB, और जो चीनी के पार्टिकल्स है उनका फोर्स बराबर होगा। अगर मैं कहना चाहूं तो ऐसा कह सकता हूं, या यहां पर मैं कहना चाहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि मान लो मैं कहता हूं कि चीनी के पार्टिकल्स के बीच में 10 का फोर्स है तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी 10 का फोर्स होगा, यानी इनके बीच का इंटरेक्शन बराबर होता है, तो हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे और उनके बीच का इंटरेक्शन बराबर हो। और यहां पर एक और बात ध्यान रखना, अगर
यहां पर जो वॉल्यूम, जब हम इनको मिलाएंगे, दोनों ए और बी को मिलाएंगे, तो वॉल्यूम जो मिक्सिंग है जीरो होगा, यानी वॉल्यूम का जो चेंज है वो जीरो होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे डेल्टा एच, एच का मतलब होता है इंथैल्पी, जिसको नहीं पता, इंथैल्पी का चेंज भी जीरो होगा, यहां पर इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हम एन हेक्सेन और हेन हेप्टेन, ये हेप्टेन है, हेप्टेन्स नहीं है, हेन एन हेक्सेन यानी हेक्सेन को और हेप्टेन को मिलाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। आपको चीज दे रहा हूं, हिंट, एक होमवर्क दे रहा हूं, एनसीईआरटी में एग्जांपल याद कर लेना आइडियल सॉल्यूशन के, एनसीईआरटी में 5-6 एग्जांपल दे रखा है, याद कर लेना प्लीज, है ना, आइडियल सॉल्यूशन के। तो देखो दोस्तों, अगर रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम पी ए नॉट की बात करें, देखो हम बात कर रहे हैं कि देखिए यहां पर ग्राफ कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड लगेगा बता ही देता हूं। देखिए हमने कहा मान लो ये हमारा P1 है और ये हमारा X1 है, और ये हमारा जो X1 है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, X1 हमारा 1 तक पहुंच गया। मान लो X1 हमारा 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक पहुंच गया, तो हमारा ग्राफ भी ऐसे होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है सीधा। अब मान लो मैं यहां पर बनाना चाहूं दूसरा ग्राफ, मैं कहूं चलो मैं इस तरफ P2 लूंगा और यहां पर लूंगा मैं X2, तो X2 0 है और X2 को मैं इस तरफ बढ़ा रहा हूं, X2 को यहां पर मैं 1 कर रहा हूं, तो दूसरा लाइन हमारा ऐसा आएगा। तो एक ही ग्राफ में P1 P2 को दिखाते हैं, और जब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं ना तो हमारा टोटल होता है P टोटल। और टोटल कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, आप दोनों को ऐड कर दोगे बस, ठीक। टोटल का फॉर्मुला मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो ये ग्राफ यही बता रहा है, आप देखो कि भैया ये 1 का है, ये वाला 2 का है, ये टोटल है, दोनों को ऐड कर दिया हमने P1 प्लस PB को। तो प्यारे बच्चों ये था आपका आइडियल सॉल्यूशन। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला टॉपिक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, आइडियल वो था जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, तो यहां पर लिखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे। अच्छा, रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे, ओके। ए बी इंटरेक्शन मतलब समझिएगा ध्यान से, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच का इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट कुछ भी बोल लो, तो जैसे चीनी और पानी का जो फोर्स होगा आर नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी। पहले क्या था, पहले देखो ध्यान से, पहले ये था, ध्यान दीजिएगा, पहले ये था, देखिए इंटरेक्शन ऑफ ए, इंटरेक्शन ऑफ बी बी, और ऐसा भी कह सकते हो इंटरेक्शन ऑफ, ध्यान दीजिए, इंटरेक्शन ऑफ ए बी, ये सब आपस में बराबर होता है कि ए मतलब पानी पानी का फोर्स, चीनी चीनी का फोर्स, पानी चीनी का फोर्स, सभी का आपस में फोर्स क्या होगा, बराबर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो फोर्स है इक्वल नहीं है ए के फोर्स और बीबी के फोर्स से। वहां पर क्या था, ए का फोर्स, बीबी का फोर्स, ए बी का फोर्स, सब आपस में बराबर है, यहां पर बराबर नहीं होता है। और वहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो था, यहां जीरो नहीं होता, यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होता, और रॉल्स लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, लॉजिकली बात करते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, मान लो ये P1 है, तो ग्राफ ऐसे ऐसे आ सकता है, या तो सीधा नहीं आएगा, या तो ग्राफ ऊपर आएगा, या तो ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि सीधा नहीं आ सकता, क्योंकि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जाना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें फोर्सेस इक्वल नहीं होता, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता और ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता। अब देखिए नॉन आइडियल के दो टाइप है, पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो अभी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। अब इसको समझना बड़ा आसान है, देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर इज हायर देन रॉल्स लॉ, मतलब रॉल्स लॉ कहता है कि स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है मित्रों, पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर बढ़ जाता है और ग्राफ ऊपर चला जाता है। दूसरा, ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। एक सेकेंड यार, ये साइलेंट पे नहीं है क्या फोन, साइलेंट पर ही तो है, आवाज कम कर दिया। सुनो, तो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि ए बी इंटरेक्शन यानी कि जो हमारा ए और बी मिल चुके हैं, उसका इंटरेक्शन कम होता है ए और बी से, यानी यहां पर फोर्सेस कम हो जाता है, समझे, फोर्सेस कम हो जाता है, यहां पर ए और बी का इंटरेक्शन कम हो जाता है मिलने के बाद, जब ए और बी को मिला देंगे तो फिर क्या है, यहां पर जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो पॉजिटिव होगा, और जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी और डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव हो जाता है और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है एंडोथर्मिक में, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा दोस्तों, जैसे यहां पर क्या था, बॉइलिंग वेपर प्रेशर बढ़ गया था, यहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, फिर यानी कि जो ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ रहा था, अब वो ग्राफ हमारा दोस्तों ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। पहले स्ट्रेट था, अब स्ट्रेट से नीचे हो जाएगा। अब ए बी इंटरेक्शन यहां पर स्ट्रॉन्गर हो जाता है, यानी कि मिलाने के बाद फोर्स बढ़ जाता है, और डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हो जाता है और डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव हो जाता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होता है। ये छोटे से पॉइंट से जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्लीज इसे देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद वाला है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल एनसीईआरटी से पक्का याद कर लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम्पल याद करने ही पड़ेंगे, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स। ये एजियोट्रॉप्स क्या होता है समझिएगा, ये होता है बाइनरी मिक्सचर, मतलब तो दो से मिलकर बने हो, having same composition in liquid and vapor phase। मतलब क्या है, अगर वो लिक्विड है तो इकट्ठे हैं, साथ में है, लिक्विड में साथ में है, और उनको उबालेंगे तब भी वो साथ में होंगे। तो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब उसको अगर हम बॉईल करेंगे तो दोनों साथ में बॉईल होगा।
अगर 100 डिग्री पर पानी बॉईल हो रहा है तो पानी के साथ का बंदा भी 100 डिग्री पर ही बॉईल होगा, यानी दोनों साथ में ही बॉईल होंगे। उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो एजियोट्रॉप्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स की बात करें तो हमारे पास एक होता है मिनिमम एजियोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। जो मिनिमम वाले हैं, मिनिमम एजियोट्रॉप्स जो है शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, और जो मैक्सिमम वाले हैं शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। यानी जो मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे और जो मिनिमम एजियोट्रॉप्स है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। यहां पर लिखा है पॉजिटिव और ये लिखा हुआ है नेगेटिव, तो ये उल्टा है। देखो जो मिनिमम एजियोट्रॉप है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और जो मैक्सिमम है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसके एक एक एग्जांपल यहां लिखे हुए हैं, आप एनसीईआरटी से एग्जांपल याद करेंगे अगर आप अपना भला चाहते हो तो, क्योंकि भाई एग्जाम में 3 एग्जांपल पूछ लिए या कोई एग्जांपल दे दिया फिर क्या करोगे, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो प्यारे बच्चों फाइनली हम पहुंच गए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन बोल रहा हूं, लिक्विड है, एक लिक्विड है, पानी है, पानी एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। आपने उसके अंदर 2 आम डाल दिया और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 110 डिग्री सेल्सियस होगा। अगली बार आपने इसके अंदर 2 केले डाल दिए, अभी भी बॉइलिंग पॉइंट इसका 110 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यानी जब हम कोई चीज डाल रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन दोनों टाइम चाहे आप आम डालो या आप केले डालो बॉइलिंग पॉइंट 10 से ही बढ़ा है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, यानी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो बढ़ना है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितने पार्टिकल्स आपने डाले हैं। आपने 2 आम डाले हैं या फिर 2 केले डाले हैं, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आम डाला है कि केला डाला है। यानी इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि डाला क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना डाला है। तो हमने कितना डाला है, 2 और 2 डाला है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट 110 है। लेकिन अलग अलग चीज है, समझ पा रहे? तो लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर पे डिपेंड करता है, जैसे ये भी 2 है ये भी 2 है, तो भाई 110 आंसर आया है। नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर क्या है? नेचर मतलब कि भाई वो केला है कि आम है कि, समझ रहे हो, कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसको हमें मन में रखना पड़ता है। पहला होता है आपका रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए लिखा है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कह रहा है कि मान लीजिए एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मैंने कहा कि एक लिक्विड है, लिक्विड उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मान लो कि इसके अंदर ऐसी सॉल्यूट है जो भाप नहीं बन सकता। मैंने कहा कि मान लो हमने ऐसे चीनी के पार्टिकल डाल दिया, चीनी का भाप नहीं बन सकता। तो क्या कह रहा है? रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग का मतलब है कम होना। तो देखो अब सिंपल सी बात है, लिक्विड के अंदर आप इसको डाल रहे हो नॉन वोलेटाइल को जिसका भाप नहीं बन सकता, तो वेपर का जो प्रेशर हो तो कम ही होगा ना, भाप ही नहीं बन रहा तो प्रेशर तो कम ही होगा। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, भैया नॉन वोलेटाइल लोगे तो वेपर प्रेशर कम ही होगा, इज इक्वल टू द, मतलब जो भी वेपर प्रेशर कम हुआ है, देखो ये जो समझिएगा ये है सॉल्यूशन का आपका, ये समझा रहा हूं, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझा रहा हूं क्या? देखिए कहता है कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब ये देखिए मैं कहता हूं P1 ये है सॉल्वेंट, P मान लो, P मतलब सॉल्वेंट या P1 यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर माइनस PS सॉल्यूशन का प्रेशर, तो ये हो गया। और इसको डिवाइड करना है हमें प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर हमने माइनस किया है, कम हुआ है प्रेशर, वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का कम होना जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर वहां पर टेंपरेचर फिक्स है तो। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मित्रों अगर हम काम की बात करें तो अगला हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब है? देखिए लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और आपने उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल, आपने ऐसी चीज डाल दी जिसका भाप नहीं बन सकता, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। तो वही लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं हम डेल्टा टीबी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और बी मतलब बॉइलिंग, ये बी मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ सिंबल है ये। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, और यहां पर एक कांस्टेंट आ रहा है जिसको बोलते हैं हम केबी, जहां पर केबी कांस्टेंट है, इसका नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका नाम होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर एक ग्राफ देखिए, ग्राफ यूनिट तो आपको पता होगा, यूनिट ये होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यूनिट ऑफ के है ये, सॉरी ये के यहां आएगा, यूनिट ऑफ के, ये के की यूनिट है, अरे के की यूनिट है, ये क्या कर दिया है डेल्टा टीबी की, रुक जाओ ये कुछ गलत, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये केबी की यूनिट लिखनी थी ना, यूनिट ऑफ केबी इज इक्वल टू केल्विन मोल्स पर लीटर, ठीक है, केल्विन मोल्स पर लीटर, मैं ठीक कर देता हूं, रुको, पर केजी होगा ना, केल्विन, यार क्या हो गया, केल्विन, रुक जाओ निकालने दो, केल्विन हो गया, मोल्स ऊपर चला जाएगा ना, केल्विन मोल्स पर केजी, ये इसकी यूनिट, ठीक है, ध्यान रखना, केबी की यूनिट है, केबी की यूनिट, सब कुछ छोड़ो, ये तो यूनिट है, यूनिट वाली इतनी कोई खास बात थी नहीं, फिर भी टाइम खराब हो गया मेरा। सुनो अब यहाँ पर एक ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है आपका कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है। देखिए तो ये देखिए सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट, आपको ग्राफ
ये सॉल्वेंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हमारा ये वाला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये वाला, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। यहां पर अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और जब हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन का लाइन ये वाला है, ये वाला लाइन है सॉल्यूशन का, ये है लाइन सॉल्यूशन का, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, टीबी नॉट, टीबी नॉट का मतलब है प्योर का, नॉट मतलब प्योर, मैंने आपको बताया था प्योर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, और इसका है टीबी, टीबी मतलब जब सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूशन, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो इसके बीच में होता है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब है कितना आपका बढ़ा, ये डेल्टा टीबी है आपका, डेल्टा टीबी, इसको कुछ मत पढ़ो, इसको डेल्टा टीबी पढ़ो, यानी ये ग्राफ आपको याद रखना है तो रखिए, वरना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम में आ भी सकता है। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, बढ़ जाता है, इस तरफ वेपर प्रेशर है, इस तरफ है टेम्परेचर, और ये वाली जो लाइन है वो 1 atm प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी का ग्राफ है, फटाफट इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट दोस्तों इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कोई पानी है, पानी 0 डिग्री पर जम रहा है, 0 डिग्री पर बर्फ बनना स्टार्ट होता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, मतलब जो 0 डिग्री पर बर्फ आइस बनना स्टार्ट हो रहा था, अब 0 डिग्री पर आइस नहीं बनेगा, 0 डिग्री पर पूरा लिक्विड रहेगा, होल लिक्विड, होल लिक्विड। बोलो क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है। जिसको 0 डिग्री पर आइस होना चाहिए था, अब वो 0 डिग्री पर आइस नहीं रहेगा, अब वो -10 डिग्री पर आइस होगा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर एक लिक्विड है, मान लीजिए एक लिक्विड है, इस लिक्विड में हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो सॉल्यूट तो लिखा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, अब कम हो जाएगा, अब पानी जमेगा -10 पर, अब 0 पर नहीं जमेगा, क्योंकि हमने उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जो डेल्टा टीएफ होता है, इसको बोलते हैं कि भैया कितना फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, मोलरिटी पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम है केएफ, मोलर डिप्रेशन पॉइंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, फेमस नाम है इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहां पर एनसीईआरटी का ग्राफ है जो क्या समझा रहा है, समझा रहा है कि देखिए भैया कि फ्रोजन सॉल्वेंट, जो जमा हुआ सॉल्वेंट है, जमा हुआ सॉल्वेंट का ये वाला टेम्परेचर है, ये नीचे वाला T1, लेकिन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का ये वाला है, ये वाला है सॉल्यूशन का, जो कि पीछे आ चुका है पीछे, तो टेम्परेचर घट गया, डेल्टा टीएफ है हमारे बीच का। तो ग्राफ चाहो तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज मेन तो फॉर्मूले से ही आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों इस चैप्टर में अगला हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या है। देखिए फिनोमेना, पहले ओस्मोसिस को समझते। देखिए लिखा है एक वर्ड होता है ओस्मोसिस, ओस्मोसिस समझा रहा हूं आपको, ओस्मोसिस। देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास यहां पर नमक वाला पानी है, समुद्र का पानी, सी वाटर, और यहां पर है प्योर H2O, और ये जो पर्दा है ना, पर्दा, इस पर्दा को बोलते हैं हम एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल होता है ये, परमिएबल हो गया है, परमिएबल होता है ये, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहां पर ना कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन बोलेंगे क्योंकि प्योर वाटर है, ये नमक वाला पानी है, नमक होगा, इसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। तो हमारा जो पानी है ना, पानी लो कंसंट्रेशन से हाई के साइड चला जाएगा, यानी प्योर, देखो ये प्योर पानी है, प्योर से समुद्र वाले पानी की तरफ जाएगा, समुद्र वाले में चला जाएगा, यहां का पानी अपने आप यहां जाएगा, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो लिखा है फिनोमेना फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, इसको हम प्योर बोलेंगे, लो कंसंट्रेशन वाले को। तो प्योर से समुद्र वाले पानी की तरफ जा रहा है, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं दोस्तों। और आपको पता है, अब मैं चाहता हूं कि पानी इस तरफ जा रहा है, पर मैं इस पानी को रोकना चाहता हूं, तो इस पानी को रोकने के लिए मुझे इस तरफ प्रेशर लगाना पड़ेगा, इस तरफ, समझो, अगर पानी इस तरफ आ रहा है, मुझे इस तरफ प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। हम चाहते हैं ऑस्मोसिस को रोकना, अगर हम ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब यहां पर काम की बातें करते हैं इतना कुछ समझाने के बाद कि ऑस्मोटिक के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सिंबल होता है पाई, तो हम बोलेंगे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, जहां पर सी का मतलब है कंसंट्रेशन और इसका मतलब होता है मोलैरिटी। क्या है यहां पर? मोलैरिटी। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पाई, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो पाई इज इक्वल टू CRT बन जाएगा। देखिए सी और टी यहां से मिला, और आर हमारा गैस कांस्टेंट होता है, आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, 8.314 इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का कांसेप्ट है और ऑस्मोसिस का कांसेप्ट है। ऑस्मोसिस हमें बहुत जगह दिखाई देता है, जैसे अंडा है, अंडा कई बार फूल जाता है क्योंकि अंडे के अंदर पानी चला जाता है, अंडा कई बार पिचक जाता है क्योंकि अंडे के अंदर से पानी निकल जाता है, ठीक है ना। अभी ऑस्मोसिस क्या होता है? पानी का घुस जाना प्योर से सॉल्यूशन साइड, तो पानी निकल भी तो सकता है ना, अगर समझ पा रहे बात को। तो ऑस्मोसिस बहुत जगह दिखाई देता है हमें, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो ऑस्मोसिस को लेके एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि फूल पत्तों पर पानी डालते हैं ताकि प्योर पानी उसमें चला जाए और वो खिला खिला दिखाई दे। तो ऑस्मोसिस बहुत जगह होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अब यहां पर दोस्तों कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर हमारे पास दो चीजें हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं एक ए है और एक बी है, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है,
ठीक है ना। तो हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो आइसोटोनिक है, क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर किसी का ज्यादा है, किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और मान लो मैं कहता हूं ए का कम पड़ गया, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक यानी अगर ए का ज्यादा है तो ए होगा हाइपरटोनिक, अब ए का कम हो गया तो ए होगा हाइपोटोनिक। तो ये बातें रखना, इक्वल हो तो आइसोटोनिक, ए का ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, ए का कम पड़ गया तो हाइपोटोनिक। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है, आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फटाफट नोट कीजिए दोस्तों। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। होता क्या है दोस्तों, मैं समझा रहा हूं। आप लोगों ने पीछे फॉर्मुले पढ़े हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा पाई इज इक्वल टू सीआरटी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलरिटी, डेल्टा टीएफ, ये सारे फॉर्मुले। जब इन फॉर्मुलों को हम इस्तेमाल करते हैं तो, और इन फॉर्मुले से हम मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। इन फॉर्मुले से जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हमें ना जो मास है वो सही नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं भैया एबनॉर्मल मास। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इन फॉर्मुले से निकाले गए आंसर सही नहीं आते हैं, यानी पीछे हमने जो भी फॉर्मुले पढ़े वो सब बर्बाद हो गए। तो बेटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सच मॉलिक्यूलर मास दैट आर आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यूज। जो नॉर्मल वैल्यूज है उससे बड़ी वैल्यू मिले या उससे छोटी वैल्यू मिले तो हम कहेंगे भैया ये एबनॉर्मल है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो एबनॉर्मल मोलर मास, ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दोस्तों यहां पर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। लोगों ने क्या दिमाग लगाया? लोगों ने कहा भैया तुम्हारे ये जो फॉर्मुले हैं इनसे हमारे मॉलिक्यूलर मास सही नहीं आ रहे हैं। जितने भी तुम्हारे फॉर्मुले हैं जैसे कि डेल्टा टीएफ वाला भी इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलरिटी, या फिर वो याद होगा प्योर वाला पीआई नॉट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई पीआई नॉट इज इक्वल टू एक्सबी। ये जितने भी फॉर्मुले हैं इनसे मॉलिक्यूलर मास सही नहीं आ रहा है, तो एक फैक्टर बनाया गया जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। उसको अगर हम यहां लगा देंगे ना, आई को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सारे फॉर्मुले सही हो जाएंगे। यहां पर आई को ही वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। आई कैसे निकाला जाता है? नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व में काम नहीं आता, ये सिर्फ डेफिनेशन है। न्यूमेरिकल सॉल्व में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी बता रहा हूं। देखिए आई निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इन नोट्स के प्रति मत जाओ, मैं आपको आई निकालने का तरीका बता रहा हूं। देखिए अब आपको आई निकालना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यही हमारा लास्ट टॉपिक होता है। आई दो केस में होता है, एक तो डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, अगर किसी क्वेश्चन में डिसोसिएशन लिखा हो, डिसोसिएशन लिखा हो, डिसोसिएशन, और एक होगा एसोसिएशन। दो तरीके के कॉन्सेप्ट होंगे, तो ध्यान रखना बेटा। आई निकालने का यहां पर फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, और यहां पर होता है बेटा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस अल्फा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि यहां पर अल्फा क्या है। देखिए अल्फा का मतलब होता है परसेंट ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, एसोसिएशन बाई 100। ठीक है ना, ये अल्फा होता है, ये आई छोड़ो, ये अल्फा का फॉर्मूला होता है परसेंट ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन बाई 100। और अल्फा का एक नाम भी होता है, अल्फा का नाम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा कहते हैं, या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डरना नहीं है, सुन लो, जो सिखा रहा हूं उसी को, काम की बात सुनो। तो अल्फा ऐसे निकालना है हमेशा। अब ये एन कैसे निकालते हैं? एन कैसे निकालते हो मैं आपको सिखाता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा एग्जांपल, दो एग्जांपल लूंगा, आप समझ जाओगे। मैंने कहा नमक है, नमक, तो नमक टूट जाएगा। नमक टूट सकता है किसमें? Na प्लस में एंड Cl माइनस में। तो दो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, तो n की वैल्यू 2 हो गई। और मैंने ये कह दिया कि जो हमारा NaCl है वो 100% टूटा है, 100% टूट गया है। तो अब मुझे आई निकालना है। क्या निकालना है? आई निकालना है। तो मैं आई कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा भैया आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन। एन क्या है? एन 2 है माइनस 1। अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा तो मैंने आपको बताया ऊपर लिखना है परसेंटेज, नीचे 100। तो कितना परसेंटेज? 100। तो ऊपर लिख दोगे 100 और नीचे भी 100। तो बाई चांस यहां पर अल्फा 1 हो गया। मान लो कोई कहता है कि भैया मेरे पास एक चीज है, मेरे पास एक चीज है CH3COOH। अब ये टूट गया है CH3CO माइनस एंड H प्लस, दो में तो टूटेगा ये। और बोल दिया इसके लिए ना परसेंटेज है 25%, ये सिर्फ 25% टूटा है। तो अब आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान देंगे, अगर हम आई की बात करेंगे तो यहां पर 1 है, यहां पर एन कितना है? एन है 2 माइनस 1 अल्फा। कैसे निकालोगे? ऊपर लिखना है परसेंट और नीचे लिखना है 100। तो यहां पर आंसर बेटा 1/4 ऑटोमेटिक आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, कोई टेंशन नहीं है। अब एसोसिएशन वाले केस में भी सेम तरीका रहेगा। मैंने कहा कि मान लो भैया कोई कुछ भी है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पर 2 ए है, दो पार्टिकल है ए के, या मैं कहूं कि एक्स वाई हमने डाला, एक्स और वाई हमने डाला, वो जाके एक्स वाई हो गए, जुड़ गए, एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, और 100% एसोसिएट हुए, 100%। तो आई कैसे निकालोगे? आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन। एन तो 2 ही है ना, 2, तो 1/2 माइनस 1। अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा निकालने का ऊपर परसेंटेज लिखो और नीचे 100, तो लो अल्फा भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इजीली आप वेंट ऑफ फैक्टर निकालना सीख चुके हो। डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी, एसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि यहां पर 1/n है। अब दोस्तों ध्यान देना छोटी सी बात, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? जब हमारे मॉलिक्यूलर मास सही नहीं आते हैं, एबनॉर्मल आता है, तो हम आई को मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं समझाता हूं। तो हम क्या करते हैं, ये सब छोड़ो, ये रहा, हम क्या करते हैं? आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर सही आने लग जाता है। यानी वेंट ऑफ फैक्टर एक करेक्शन फैक्टर है। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? हमारे जो पुराने फॉर्मूले हैं उससे सही नंबर, सही मास नहीं आ रहा,
तो अब नॉर्मल है। तो हम आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मास अब नॉर्मल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर करेक्शन फैक्टर है और निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब डिसोसिएशन हो तो कैसे निकालते हैं और एसोसिएशन हो तो कैसे निकालते हैं। परसेंटेज आपको एग्जाम में दिया होगा, अगर आपको परसेंटेज एग्जाम में नहीं दिया है तो ऑटोमेटिक आप 100% मान लोगे। मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, दिखने में लग रहा है कि ये 30 मिनट की वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के पीछे मेरी मेहनत कम से कम सुबह 9 से लेके 12 बज गए, क्योंकि स्लाइड से लेके हर चीज 1 बज गए। तो बहुत मेहनत लगाई है दोस्तों। अब आपके ऊपर है कि आप मुझे कितना प्यार कितना सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करके जाते हो कि नहीं जाते हो। कुछ भी नहीं खाया है सच में, 9 बजे लगा हूं मैं, 1 बज गए। अब बोलो इतना टाइम कैसे लगता है, आपको क्या पता है, मेहनत है भाई। ठीक है गाइस, सपोर्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट में, भगवान आपका खूब भला करे।